हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। आज जो हम लेकर आए हैं वो सभी आप सभी बच्चों के लिए, क्योंकि हम सब यहाँ भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि आप सभी के एग्जाम्स बहुत ही अच्छे से जाएं। तो हमारे साथ बने रहिए ताकि आपके एग्जाम अच्छे से जाते रहे। तो चलिए, आज जो हम करने वाले हैं वो है हमारी क्लास 10th हिंदी कोर्स ए की बुक कृतिका भाग 2 का तृतीय अध्याय साना साना हाथ जोड़ी। ये एक यात्रा वृत्तांत है। इसमें हम देखेंगे सिक्किम की यात्रा के बारे में। तो चलिए, कहां कहां हमारी लेखिका गई, सभी कुछ हम यहां पर पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन साथ ही एक चीज और ध्यान रखेंगे कि यात्रा वृत्तांत में हर एक चीज बहुत ही ध्यान से देखना पड़ता है। जगहों के नाम, उस जगह पे जाके उन्होंने क्या क्या चीजें देखी, क्या क्या घटनाएं घटी, क्या वहां पे पर्यावरण था वहां का, क्या वहां का मौसम हो रहा था, सभी कुछ हमें यहाँ पर देखना है। या उस जगह से जुड़ी कुछ कहानियां भी हो सकती हैं। इसलिए यात्रा वृत्तांत जब भी आपकी किसी भी बुक में कहीं पर भी आए तो उसको बहुत ही ध्यान से पढ़ते हुए चलिएगा। तो हमने कोशिश करी है कि इस क्विक रिवीजन में हम आपके लिए सब कुछ बहुत ही क्लियर वे से लेकर आए कि जो जो मेन पॉइंट्स हैं वो सभी आप यहाँ पर कवर अप कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम साना साना हाथ जोड़ी लेखिका मधु कांकरिया द्वारा लिखित एक यात्रा वृत्तांत है। तो यात्रा वृत्तांत आपको समझ में आ गया क्या होता है। एक ये विधा है, गद्य साहित्य की विधा है कि लेखिका जहां जहां गई, जहां जहां भी घूमने गई, वो डे बाय डे उस चीज का उन्होंने यहां पर हमारे सामने प्रस्तुतिकरण किया है। तो कहां जा रही है वो देखते हैं हम। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने भारतीय राज्य सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक और हिमालय की यात्रा का वर्णन किया है। तो कहां गई है ये? सिक्किम की यात्रा पर है, गैंगटॉक गई है और हिमालय की यात्रा का वर्णन कर रही है। लेखिका गैंगटॉक को मेहनती बादशाहों का एक ऐसा शहर बताती है जिसका सुबह शाम रात सब कुछ सुंदर है। वहां तारों से भरे आसमान में लेखिका को सम्मोहन महसूस होता है जिसमें वह खो जाती है। वह नेपाली युवती द्वारा बताई गई प्रार्थना मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो गाती है। तो अब यहां पर क्या है, उन्होंने सिक्किम को क्या बताया है? मेहनतकश बादशाहों का शहर, क्योंकि पहाड़ों पर जीवन बिल्कुल भी आसान नहीं होता। ये अभी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, जैसे जैसे हम पाठ पढ़ेंगे हमको समझ में आएगा कि क्यों ऐसा बोला गया है। कारण ये है क्योंकि यहाँ पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है और यहाँ का परिदृश्य, यहाँ के जितने भी दृश्य होते हैं बहुत ही सुंदर हैं। आप आसमान की तरफ देख लीजिए, प्रकृति की तरफ देख लीजिए, जमीन पर देख लीजिए, सभी तरफ इतनी सुंदरता भरी हुई है जिससे हमारी लेखिका मधु जी सम्मोहित हो जाती हैं। और गीत क्या गाती हैं? मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। वैसे प्रस्तुत लेख का शीर्षक साना साना हाथ जोड़ी का अर्थ होता है छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूं। तो वहां पर नेपाली स्त्रियां जो हैं वो किस तरीके से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हैं इसके बारे में बताया गया है। दूसरे दिन मौसम साफ हुआ। पहले दिन पहुंची सिक्किम, उसके बाद अब दूसरे दिन से उन्होंने शुरू किया। मौसम साफ होने के कारण लेखिका कंचनजंगा की चोटी तो नहीं देख सकी, लेकिन ढेरों खिले फूल देखकर खुश हो जाती है। दूसरे दिन वो उठती हैं, जल्दी जल्दी बिस्तर से आकर बाहर आकर बालकनी में आती हैं। तो बालकनी में कि भाई उनको वहां से कंचनजंगा की पर्वत श्रृंखला दिखाई देगी, लेकिन मौसम साफ नहीं था, यानी कि फॉगी वेदर था, तो इस वजह से उन्हें वो पहाड़ी नहीं दिखती। लेकिन आसपास घाटियों में खिले रंग बिरंगे फूल देखकर वो बेहद खुश हो जाती है। वह उसी दिन गैंगटॉक से 149 किलोमीटर दूर यूथोंग देखने अपनी सहयात्री मणि और गाइड जितेंद्र नार्गे के साथ रवाना होती हैं। अब ये वहां से कहां रवाना होंगी? गैंगटॉक से, गैंगटॉक में है वो, गैंगटॉक से 149 किलोमीटर दूर यूथोंग जा रही हैं। ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा, गैंगटॉक से कितना डिस्टेंस है ये ध्यान रखना है। जा रही हैं यूथोंग, उनके साथ हैं उनकी सहयात्री मणि और उनके गाइड जितेंद्र नार्गे। गैंगटॉक से युक्थान निकलते ही लेखिका को एक कतार में लगी सफेद सफेद बौद्ध पताकाएं दिखाई दी। जब वो रास्ते में थी तो बौद्ध पताकाएं दिखाई दी, मतलब एक डोरी ऐसे करके बंधी रहती है, उस पे ऐसे 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 करके पताकाएं लगी रहती हैं। तो उनको वो रास्ते में दिखाई दी, तो जो ध्वज की तरह फहरा रही थी। तो कैसे फहरा रही थी? जैसे ध्वज कोई फहराता है। ये शांति और अहिंसा की प्रतीक थी। किस चीज की प्रतीक थी? शांति और अहिंसा की। सफेद है, शांति है, अहिंसा मतलब हमें किसी भी तरह का मारकाट नहीं करना है।
और उन पताकाओं पर मंत्र लिखे हुए थे। किस तरीके के कुछ मंत्र लिखे हुए थे। लेखिका के गाइड ने उन्हें बताया कि जब किसी बौद्ध की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। भाई वहां पे बौद्ध धर्म बहुत प्रचलित है, तो वहां पे किसी अगर बौद्ध की मृत्यु होती है तो वहां पर क्या कर दी जाती है, वहां पर जो है श्वेत यानी सफेद रंग की बौद्ध पताकाओं को फहरा दिया जाता है। इन्हें उतारा नहीं जाता, ये खुद नष्ट हो जाती हैं। कई बार नए शुभ कार्य की शुरुआत भी रंगीन पताकाएं फहरा दी जाती हैं। तो इन जो पताकाएं बौद्ध की मृत्यु पर लगाई जाती हैं ये कभी उतारी नहीं जाती, ये अपने आप नष्ट हो जाती हैं, फटती हैं हवा से, मौसम से वो अपने आप खत्म हो जाती हैं। लेकिन अगर हमारे घर में कोई शुभ काम है या कोई हम नई शुरुआत करने जा रहे हैं तब सफेद की जगह कुछ रंगीन पताकाओं को लगाया जाता है। ये चीज किसने बताई, जितेंद्र नागे ने लेखिका को बताई। चलते चलते लेखिका को एक कुटिया के भीतर घूमता हुआ चक्र दिखाई दिया। आप वहां पर देखेंगे तो घूमता हुआ एक गोल गोल चक्र दिखाई देता है। उन लेखिका ने देखा जिसे धर्म चक्र या प्रेयर व्हील कहा जाता है। तो घूमता चक्र क्या देते हैं, धर्म चक्र या उसको प्रेयर व्हील कहते हैं। गाइड नार्गे ने बताया इसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। जैसे जैसे वे लोग ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे, तो वो प्रेयर के लिए उन्होंने क्या बताया कि ये जो धर्मचक्र घुमाने से हमने जितने अभी तक पाप किए हैं ये सभी हमारे पापों की माफी हमें ईश्वर द्वारा प्राप्त हो जाती है। अब क्या हुआ, अब धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहे हैं, ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। वैसे वैसे बाजार, लोग, बस्तियां आंखों से ओझल होने लगी। तो जैसे ऊंचाई की तरफ बढ़ेंगे भाई लोगों के रहायशी एरिया कम हो जाते हैं, तो जितनी भीड़ भाड़ अच्छे सब बाजार वो सब पीछे छोड़ते गए। अब सिर्फ सन्नाटा उनके सामने आ रहा था। घाटियों में देखने पर सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। उन्हें हिमालय पर परिवर्तित होते महसूस हो रहा था। तो अब क्या था, जैसे जैसे हम लोग पहाड़ों में रास्ते क्या होते हैं भाई, घुमावदार होते हैं, हम ऐसे जाएंगे, तो हर पल क्या होता है, परिदृश्य चेंज होता है। हिमालय अपने रूप को बदलता है भाई, कहीं हिमालय पे धूप पड़ रही है, कहीं नहीं पड़ रही है, कहीं दूर पर्वतों पे सफेद सफेद बर्फ पड़ी दिखाई दे रही है, एकदम से वो पहाड़ गायब हो गए, हरे हरे पहाड़ आ गए। तो जैसे जैसे गाड़ी बढ़ती है, घूमती है, वैसे वैसे हमें जो सीन दिखाई देते हैं वो पल पल बदलते रहते हैं। अब क्या हुआ, सेवन सिस्टर वाटरफॉल पर जीप रुकती है। अब आके जब वो बढ़े तो एक फॉल आया जिसका नाम था सेवन सिस्टर वाटरफॉल। सभी लोग वहां की सुंदरता को कैमरे में कैद करने लग गए। सभी उसको सुंदरता को बहुत अच्छे से देख रहे थे और सब फोटो खींच, कैमरे में कैद करना मतलब उस पल को अपने पास संभाल के रखना चाहते थे, इसलिए कैमरे में कैद कर रहे थे। वहां झरने के पानी में लेखिका को ऐसा लग रहा था जैसे वह उनके अंदर की सारी बुराइयां और दुष्टता को बाहर कर ले जाएगा। तो वहां का पानी इतना साफ स्वच्छ था कि लेखिका को लग रहा था कि हमारे अंदर की जितनी बुराइयां हैं, जितनी बुरी चीजें हैं, ये पानी हमारे अंदर से, हमारे पास से बहाकर लेकर चला जाएगा। लेखिका के अनुसार रास्ते में प्रकृति दृश्य हर पल अपना रंग ऐसे बदल रहे थे जैसे कोई जादू की छड़ी घुमाकर सब कुछ बदल रहा है। तो लेखिका ने अपने शब्दों में क्या बोला कि प्रकृति ऐसे बदल रही थी जैसे पल पल कोई जो है जादू की छड़ी को घुमा रहा हो। तो वो छड़ी घुमाते जा रहे थे और सारा परिदृश्य अपने आप में बदलता चला जा रहा था। थोड़ी देर के लिए जीप थिंक ग्रीन लिखे शब्दों के पास रुकी। तो क्या है थिंक ग्रीन, यानी कि हरा, सोचो, जाकर रुकी। वहां सभी कुछ एक साथ सामने था। लगातार बहते झरने, नीचे ऊपर वेग से बह रही तिस्ता नदी थी, सामने धुंध थी, ऊपर आसमान में बादल थे, मंद मंद हवा चल रही थी जो आसपास के वातावरण में खिले फूलों की हंसी चारों ओर बिखेर रही थी। तो कहने का मतलब है जिस वो थिंक ग्रीन के सामने जब आके जीप रुकी ना, तो क्या हुआ, उस जगह सारे परिदृश्य, झरना, धुआं, धुंध, आसमान, हरियाली, पेड़, घाटी, फूल, हवा, सब कुछ, सारी चीजें आंखों के सामने एक साथ आ गई। सारे परिदृश्य एक साथ वहां पर देखे जा सकते थे। कुछ औरतों की पीठ पर बंधी टोकरियों में बच्चे थे। अब वहां पे कुछ औरतें जो है कार्यरत थी, तो उनके पीठ पर टोकरियां बंधी थी जिसके अंदर बच्चे थे। इतने सुंदर वातावरण में भूख, गरीबी और मौत के निर्मम दृश्य से लेखिका को सहमा दिया। मतलब इतना सब कुछ सुंदर चल रहा था और एकदम से उन्होंने देखा कि वहां पर रास्तों को चौड़ा करने का काम हो रहा था। जो रास्ते थे उनको चौड़ा किया जा रहा था। तो उस खतरे के काम में औरतें कार्य कर रही थी और औरतों के साथ साथ बच्चे भी थे। तो इतने सुंदर परिदृश्य में उन्हें मौत के एहसास सामने आ गया कि औरतें यहाँ पर कितना मेहनत का जीवन जी रही हैं
और साथ में कितना खतरा है। तो ये सब चीजें देखकर जो अभी तक वो सुख महसूस कर रही थी, एकदम से उन्हें उनके मन में डर सा बैठने लगा गया। एक कर्मचारी ने बताया, ये औरतें पहाड़ी रास्ते को चौड़ा बना रही हैं। कई बार काम करते समय किसी न किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, क्योंकि जब पहाड़ों को डायनामाइट से उड़ाया जाता है तो उनके टुकड़े इधर उधर गिरते हैं। यदि उस समय सावधानी ना बरती जाए तो जानलेवा हादसा भी हो सकता है। तभी लेखिका को महसूस हुआ कि सभी जगह आम जीवन की कहानी एक सी है। तो वहां पे जो उनके साथ थे उन्होंने बताया कि ये औरतें रास्ता चौड़ा कर रही हैं, और कभी कभी क्या होता है, रास्ते को चौड़ा करने के लिए डायनामाइट्स भी लगाए जाते हैं। अब डायनामाइट जैसे फटेगा तो भाई जाहिर सी बात है पत्थर इधर से उधर उड़ेंगे। अगर उस समय सावधानी ना बरती जाए तो किस तरह की घटना भी घट जाती है, और कभी कभी खाइयों में लोग गिर भी जाते हैं। तो लेखिका को यह एहसास हुआ कि जहां पे भी जगह हो, हम शहर रहें, पहाड़ रहें, प्लेन में रहें, जहां पे भी रहें, हर जगह कहीं हर आम जीवन की कोई ना कोई अपनी एक दास्तां होती ही है। कुछ दूर चलने पर पहाड़ी स्कूली बच्चों से लेखिका की मुलाकात हुई। अब थोड़ी देर आगे चले तो कुछ स्कूली बच्चे देखे, पहाड़ी बच्चे थे जो स्कूल जा रहे थे। गाइड जितेन बताता है कि ये बच्चे 3 से 3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़कर स्कूल जाते हैं। ये बच्चे स्कूल से लौटकर अपनी माँ के साथ काम करते हैं। यहाँ का जीवन बहुत मेहनत भरा है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती वैसे वैसे खतरे भी बढ़ते जा रहे थे। रास्ता तंग होता जा रहा था, जगह जगह गाड़ी धीरे चलाएं लिखे बोर्ड लगा था। अब जो वो बच्चे उन्होंने देखे तो गाइड जितेन ने बताया कि ये बच्चे 3-3.5 किलोमीटर डेली रास्ता तय करते अपने स्कूल पहुंचने के लिए और फिर वापस अपने घर जाने के लिए। घर जब पहुंचते हैं उसके बाद अपनी माँ के काम में हाथ बटाते हैं। तो मतलब उन्होंने ये बताया कि पहाड़ी लोगों का जीवन बहुत ही टफ होता है। अब इसके आगे जब लेखिका चलती है, उनकी गाड़ी चलती है, तो आगे रास्ते खतरे भरे होते जा रहे थे, क्योंकि रास्ते तंग होते जा, अभी जो रास्ते चौड़े थे वो धीरे 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 पतले होते जा रहे थे। हर जगह लिखा था कि गाड़ियों को धीमा चलाएं, क्योंकि रास्ते पतले हैं, पहाड़ है, अगर तेज स्पीड में रहेंगे तो गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। तो इसलिए सभी जगह लिखा था कि अपनी गाड़ी को धीमे चलाएं, रफ्तार कम रखें। शाम के समय जीप चाय बागानों से गुजर रही थी। अब शाम के समय जब थे तो जहां पहुंचे वहां पर चाय के बागान थे। आप सभी ने देखा जब चाय के बागान कैसे होते हैं, हरे हरे चारों तरफ फैले होते हैं। बागानों में कुछ युवतियां सिक्किम के परंपरागत परिधान पहने चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। यूथांग पहुंचने से पहले वे लोग लायुंग रुके थे। अब क्या हुआ, वहां पे जो सिक्किमी परिधान होता है जिसको बोकू बोलते हैं, वो पहने स्त्रियां जो हैं वो चाय की पत्ती को तोड़ रही थी। अब ये लोग कहाँ गए, अब ये लोग यूथांग पहुंचने से पहले, अब चूंकि शाम हो चुकी थी, रात हो गई थी, ड्राइविंग मुश्किल होता है, तो वो लायुंग में रुक गए। लायुंग में लकड़ी के बने छोटे छोटे घर थे। जहां वो रुके थे वो कैसे थे, लकड़ी के बने छोटे छोटे घर थे। लेखिका सफर की थकान उतारने के लिए तिस्ता नदी के किनारे फैले पत्थरों पर बैठ गई। अब पूरा दिन गाड़ी में थी, थकान थी, तो अब वो तिस्ता नदी वहां बह रही थी, तो वो उसी नदी के किनारे पत्थरों पे जाके पानी में पैर डालकर बैठ जाती हैं, रिलैक्स करने के मूड से। रात होने पर गाइड जितेन के साथ अन्य साथियों ने नाच गाना शुरू कर दिया। अब होता है जैसे क्या कहते हैं भाई, रात है तो सब एंजॉय करने लगते हैं, तो वो भी एंजॉय सभी साथी कर रहे हैं, नाच गाना शुरू हो गया था। लेखिका की सहयात्री मणि ने भी नृत्य करने में सराबोर हो गई। उनकी यात्री जो सहयात्री मणि उनकी फ्रेंड थी, वो भी जो है नृत्य करने लगी। लायुंग में अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और शराब था। तो वहां अधिकतर किस चीज की खेती होती थी जिससे उनकी आजीविका चलती थी, वो थी पहाड़ी आलू, शराब और धान की खेती होती थी, जिससे वहां के लोग अपनी जीविका चलाया करते थे। लेखिका को वहां बर्फ देखने की इच्छा थी, परंतु वहां बर्फ कहीं भी नजर नहीं आई। तो लेखक ने सोचा था कि लायुंग में उनको बर्फ मिलेगी, क्योंकि होती थी पहले, लेकिन यहाँ पर उनको बर्फ नहीं मिलती है। तो वो बड़ी निराश हो जाती हैं कि भाई हमको मिलनी चाहिए लेकिन नहीं मिली। कटाव को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। लेखिका की सहयात्री मणि, जिसने स्विट्जरलैंड घूमा हुआ था, उसने कहा कि यह स्विट्जरलैंड से भी सुंदर है। कटाव को अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनाया गया था, इसीलिए यह अब तक अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। तो अब क्या हुआ भाई, वो निराश हो गई, तो उन्होंने बोला बर्फ नहीं मिला, तो उन्होंने बोला कि आगे कटाव जाके आपको बर्फ मिलेगी। तो कटाव जब देखा तो भाई बहुत सुंदर था। कटाव को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। तो जो मणि थी उनकी सहयात्री, उन्होंने बताया कि भाई जो स्विट्जरलैंड है वो भी इतना सुंदर नहीं है जितने सुंदर ये जगह है, क्योंकि वो स्विट्जरलैंड जा चुकी थी।
तो अब से ये कटाव इतना सुंदर क्यों था? क्योंकि उसको अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनाया गया था, यहाँ पर टूरिस्ट नहीं आते थे, इसलिए इसकी सुंदरता अभी तक बरकरार थी। सभी सहयात्री वहां के वातावरण में फोटो खिंचवा रहे थे, सभी ये फोटो खिंचवाने लगे। लेखिका वहां के वातावरण को अपनी सांसों में समा लेना चाहती थी। उसे लग रहा था कि ऐसे वातावरण में ऋषि मुनियों को वेदों की रचना करने की प्रेरणा दी होगी। तो कटाव इतना अच्छा लग रहा था कि सब फोटो खिंचा रहे थे, मगर जो लेखिका थी वो सारे परिदृश्य को अपने अंदर भर लेना चाहती थी, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि ऐसे ही किसी परिदृश्य में ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना करी होगी। लेखिका का मानना है कि ऐसे सौंदर्य को यदि कोई अपराधी भी देख ले तो वह भी आध्यात्मिक हो जाए। तो यहाँ पे इतनी सुंदरता उन्होंने बताई, कैसे सुंदर शब्दों में बताया कि कोई अपराधी जो बहुत ही दुष्ट हो, दुष्ट प्रवृत्ति का हो, अगर वो भी देख ले तो वो अध्यात्म ले ले, यानी कि वो भी सन्यासी बन जाए, ऐसा यहाँ का सारी सुंदरता थी। मणि के मन में भी दार्शनिकता उभरने लगी। वे कहती हैं कि प्रकृति अपने ढंग से सदियों में हमारे लिए पानी इकट्ठा करती है और गर्मियों में ये बर्फ शिलाएं पिघलकर जलधारा बनकर हम लोगों की प्यास को शांत करती है। प्रकृति का यह जल संचय अद्भुत है। तो अब वो यहाँ बताती हैं कि किस तरीके से प्रकृति जो है सर्दियों के समय में बर्फ बन के ये यहाँ बर्फ बनती है और पानी को संचय कर लेती है, और गर्मी में धीरे धीरे जब ये बर्फ पिघलती है तो हमें वो पानी के रूप में प्राप्त होती है। तो प्रकृति के इस अद्भुत जल संचय को वो यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हैं। आगे जाने पर फौजी छावनियां दिखाई जाती, जब वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें फौज की छावनियां दिखाई देती हैं। लेखिका फौजियों को देखकर उदास हो गई। बैसाख के महीने में भी वहां बहुत ठंड थी। वे लोग पौष और माघ की ठंड में किस तरह रहते होंगे, वहां जाने का रास्ता भी बहुत खतरनाक था। तो वहां सिपाहियों को, फौजियों को देखकर वो बड़ा उदास होती हैं कि भैया बताओ इतनी ठंड में ये लोग काम कर रहे हैं, और जब जिस समय बहुत ज्यादा ठंड होती है उस समय लोग यहाँ पर कैसे रहते होंगे, ये सोचकर लेखिका हमारी उदास हो गई। कटाव से यूथांग की ओर जाते हुए प्रियुता और रोडियंट के फूलों की घाटी को भी देखा। अब जब यहाँ अब कटाव से कहाँ जा रहे थे? यूथोंग। लियोंग से रुके थे, लियोंग से कटाव गए, कटाव से अब कहाँ जा रहे थे? यूथोंग जा रहे थे, जहाँ रास्ते में उन्हें प्रियुता और रोडियंट के फूलों की घाटी, चारों तरफ खूब फूल थे, बहुत अच्छा लग रहा था। यूथांग कटाव जैसा सुंदर नहीं था। जितेंद्र ने रास्ते में बताया कि यहाँ पर बंदर का मांस भी खाया जाता है। बंदर का मांस खाने से कैंसर नहीं होता। यूथांग वापस आकर उन लोगों को वहां सब फीका फीका लग रहा था। पहले सिक्किम स्वतंत्र राज्य था, अब वह भारत का एक हिस्सा बन गया था। तो अब क्या था, अब ये लोग कटाव से चले, यूथोंग आए। यूथोंग में से रास्ते भर उन्हें बड़ा सुंदर दिखा। जब ये लोग यूथोंग पहुंचे तो इनको बड़ा फीका फीका सब अच्छा सा महसूस नहीं हो रहा था। कारण ये था कि भाई इतनी सुंदर जगह कटाव थी, वहां से आके यूथोंग आए तो यूथोंग में इतना सुंदर परिदृश्य नहीं था। तो अब रास्ते में जितेंद्र ने बताया था कि यहाँ के लोग जो हैं वो बंदर के मांस को भी खाते हैं। कारण ये है कि उनका मानना है कि बंदर के मांस से कैंसर नहीं होता, इसलिए ये लोग यहाँ के बंदर के मांस को बहुत ज्यादा खाते हैं। रही बात सिक्किम की, तो सिक्किम पहले एक स्वतंत्र राज्य था लेकिन अब भारत का हिस्सा हो गया है। तो ये चीजें भी जितेंद्र ने लेखिका को बताई थी। मणि ने बताया कि पहाड़ी कुत्ते केवल चांदनी रातों में भौंकते हैं। अब रात का समय था, जब ये लोग यूथोंग पहुंच गए तो मणि और लेखिका के बीच बात हो रही थी, तब वो बताती हैं कि चांदनी रात में ही जो यहाँ के पहाड़ी कुत्ते हैं वो बहुत भौंकते हैं। यह सुनकर लेखिका हैरान रह गई। उसे लगा कि पहाड़ी कुत्तों पर भी ज्वार भाटे की तरह पूर्णिमा की चांदनी का प्रभाव पड़ता है। जैसे हम सभी को पता है कि हाई टाइड और लो टाइड जो समुद्र में आता है वो चांद की वजह से आता है, चांद की ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से आता है। तो उसी तरीके से उनको भी जान के बड़ी होगा कि भाई चांद के प्रभाव से, पूर्णिमा का चांद होगा तो कुत्ते भौंकेंगे, तो चांद का प्रभाव जिस तरीके से हाई टाइड लो टाइड समुद्र पे आता है उसी तरीके से कुत्ते भी पड़ेगा। ये उनको सुनकर बड़ी ही आश्चर्य हुआ था। गुरु नानक के पद चिन्हों वाला एक ऐसा पत्थर दिखाया जहां कभी उनकी थाली से चावल छिटक कर बाहर गया था। उन्होंने बताया एक जगह जितेंद्र ने दिखाई जहां से गुरु नानक के पैर के चिन्ह थे और वहां उनके थाली से जो है चावल गिर गया था, और क्या कहते हैं वहीं पर खूब सारी चावल की खेती होने लगी थी।
खेदुम नाम का 1 किलोमीटर का एक क्षेत्र भी दिखाया जहां देवी देवताओं का निवास माना जाता है। रास्ते में मतलब जो यूथोंग से आ रहे थे तो ये भी सारी चीजें जितेन ने दिखाई थी। नार्गे ने पहाड़ों, नदियों, झरनों और वादियों के प्रति पूज्य भाव की जानकारी भी दी कि यहाँ के लोग इन सभी चीजों, पहाड़ियों, नदियों, सभी की पूजा करते हैं। भाई जाहिर सी बात है, पहाड़ों पर उनका जीवन इन्हीं सब पर डिपेंड है। अगर इनका रौद्र रूप हो तो सभी कुछ तबाह हो सकता है। इसलिए ये सभी पहाड़, नदियां सभी जो हैं ईश्वर के रूप में पूजे जाते हैं। भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के सुझाव पर गैंगटॉक के पर्यटक स्थल बनने और नए रास्तों के साथ नए स्थानों को खोजने के प्रयासों के बारे में भी बताया। तो भारतीय आर्मी वहां आती जाती थी, वहां के परिदृश्य बहुत सुंदर थे। तो जो भारतीय आर्मी के कैप्टन थे, कप्तान शेखर दत्ता, उन्होंने भारतीय सरकार को सुझाव दिया कि इसे आप पर्यटन स्थल बनाइए तो आपकी कमाई भी होगी, यहाँ के लोगों के कि यहाँ के लोग अच्छे से फल फूल सकेंगे, सभी कुछ उन्होंने ये चीज़ बताई। तो इसको पर्यटन स्थल बनाया गया और साथ में बहुत सारी जानकारी जितेन ने दी। तो जितना भी मेन पॉइंट था इस पार्ट में हमने आपके निकाल के सामने रखा। तो जो मेन नाम आए थे, जैसे सिक्किम से यूथोंग तक के रास्ते में जहाँ जहाँ गए, जो चीज़ें देखी वो सभी चीज़ें हमने बताई। तो बहुत ध्यान से सारी चीज़ों को आप देखिएगा, समझिएगा। पूरा चैप्टर हमने फटाफट आपको रिवाइज करा दिया। चलिए अब इसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस को भी हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, लेखिका को पहली बार एहसास हुआ कि जीवन का आनंद यही चलायमान सौंदर्य है। कैसे? उनको ये चलायमान सौंदर्य का एहसास किस घड़ी पर हुआ था? क्या ऐसा घटा था कि उन्हें ये सब चीजों का एहसास हुआ था? लेखिका ने धीरे धीरे धुंध की चादर छटने पर देखा कि सब और जन्नत बिखरी हुई है। पहाड़ों पर धुंध बहुत जल्दी आती है, चली जाती है। तो जब धुंध की चादर हटी तो उन्होंने देखा बहुत ही सुंदर दृश्य था। नजरों के छोर तक खूबसूरती ही खूबसूरती बिखरी पड़ी थी, जिसे देख लेखिका को आश्चर्य हो रहा था कि पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा है। सतत प्रवाहमान झरने, नीचे वेग से बहती तिस्ता नदी, सामने उठती धुंध, ऊपर मंडराते आवारा बादल, मध्यम मध्यम हवा के हिलोरे लेते प्रियोता और उड्डंट के फूल, सब अपनी अपनी लय तान प्रवाह में बहते हुए दिखाई दिए। तब उन्हें एहसास हुआ कि जीवन का आनंद ही चलायमान सौंदर्य है। जब वो जा रहे थे, थिंक ग्रीन के सामने उनकी जीप रुकी थी तो उन्हें सारे परिदृश्य एक साथ दिखाई दे रहे थे, क्योंकि अभी तक धुंध थी। जैसे ही धुंध हटी उन्होंने सारा सब कुछ एक साथ देखा। तो उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ कि चारों तरफ इतना सुंदर परिदृश्य है। तो उसी समय उन्हें ये चीज एहसास हुआ कि एक ही पल में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित होता है। तो ये सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य चलायमान है, क्योंकि ये पल 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 परिवर्तित होता है। प्रश्न संख्या 2 है, लेखिका के लिए किसका सौंदर्य असह्य था? क्या चीज किसका सौंदर्य उन्हें बहुत ही ज्यादा असह्य लगा था? लेखिका ने देखा कि सूरज ढल रहा था। पहाड़ी औरतें गायें चराकर लौट रही थीं। कुछ पहाड़ियों के सिर पर लकड़ियों से भारी भरकम गट्ठर थे। ऊपर आसमान धुंध और बादलों से घिरा था। तभी एक दृश्य और देखा कि नीचे चाय के बागानों में कई युवतियां बोकू पहने चाय की पत्तियां तोड़ रही थीं। नदी की तरह उफान लेता उनका यौवन और श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा। उनमें एक युवती ने चटक लाल रंग का बोकू पहन रखा था। सघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग डूबते सूरज की स्वर्णिम आभा में कुछ इस तरह इंद्रधनुषीय छटा बिखेर रहा था, जिसे देखकर लेखिका चीख पड़ी थी। युवतियों का सौंदर्य लेखिका के लिए असह्य हो रहा था। अब यहाँ पर दो दिया है ना, सौंदर्य असह्य। भाई किसी भी चीज की सुंदरता असह्य क्यों होगी? कारण यह था कि वहां की सिक्किम की औरतें बहुत ही सुंदर और इतना मेहनतकश काम कर रही थी, साथ ही खतरों भरा काम भी कर रही थी। ये भी उन्होंने देखा। तो वो देख रही थी कि साथ में वो इतना मेहनतकश काम कर रही है, इतनी सुंदर है, गोरी सी, इतने सुंदर सुंदर परिधान पहने। तो यही सब देखकर उनको यह एहसास हुआ था कि ये सौंदर्य यहाँ का क्या है, असह्य है। मतलब इसको हम सह नहीं पा रहे, कि मतलब हम किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। सुंदरता मतलब हमारे दिमाग में नाजुकता, कोमलता, ये चीजें। लेकिन वहां पर सुंदरता थी मगर नाजुकता और कोमलता नहीं थी, क्योंकि औरतें बहुत ही मेहनतकश तरीके से कार्य को संपन्न कर रही थी। प्रश्न संख्या 3 है, लेखिका यूथोंग को निकलने से पहले प्रातः बालकनी की ओर क्यों भागी थी?
जब यूथोंग से निकलने से पहले सिक्किम तो वो क्यों भागी थी, कारण क्या था, क्योंकि वो सुबह सुबह कंचनजंगा की पहाड़ियों को देखना चाहती थी, मगर धुंध होने के कारण वो पहाड़ियों को वो नहीं देख सकी थी। तब उन्होंने नीचे फैले फूलों के पूरे बागीचों को देखकर आनंद लिया था। तो क्या है, लेखिका यूथोंग निकलने से पहले सवेरे जगने पर वह बालकनी की ओर इसलिए भागी थी क्योंकि उसे लोगों ने बताया यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से ही हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा दिखाई देती है। लेखिका की आशा इच्छा पूरी ना हो सकी क्योंकि आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। प्रश्न संख्या 4 है, कवि लॉन्गस्टॉन्ग किस लिए प्रसिद्ध है? तो कवि लॉन्गस्टॉन्ग किस लिए प्रसिद्ध था? कवि लॉन्गस्टॉन्ग की प्रसिद्धि का कारण है कि यहां पर गाइड नामक प्रसिद्ध फिल्म की शूटिंग हुई थी। गाइड फिल्म से देखिए देवानंद की, तो उसकी शूटिंग वहां पर हुई थी। तिब्बत से चीखे वामसन के लेपचाओं के सोमेन से कुंज तेग के साथ संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। तो दो राज्यों के बीच, दो जो कबीले थे उनके बीच यहाँ पर संधि हस्ताक्षर हुए थे। यहाँ स्मारक के रूप में एक पत्थर है जो लेपचा और भूटिया सिक्किम कि इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता का शुरुआती स्थल है। तो वहां पर एक इस शांति वार्ता के बाद में जब इस प्रस्ताव पत्र शामिल किया गया था तो वहां पे एक पत्थर लगा दिया गया था जो निशानी थी कि इन दो प्रजातियों के बीच जो बहुत लंबे समय से युद्ध चला आ रहा था वो शांत होता है और अब से ये दोनों ही कबीले, दोनों जातियां शांति तौर पर रहेंगी। तो इसीलिए कवि लॉन्गस्टॉन्ग इसीलिए प्रसिद्ध था। तो इस तरीके से हमने अपने चैप्टर 3 सना सना हाथ जोड़ी का फटाफट चैप्टर रिवीजन आपका करा दिया, कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी करा दिए। इस चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हम पहले भी करा चुके हैं, तो उन्हें जरूर पढ़िएगा। अब ये जो वन शॉट रिवीजन है ये सिर्फ हिंदी में ही नहीं बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी आपके पास अवेलेबल है। तो ये आपको कहाँ मिलेंगे? इसके लिए आपको आना होगा हमारे चैनल magnetspain.com पे। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे वन शॉट रिवीजन करके दिया हुआ है। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे आपके सामने वो सभी क्लासेस आ जाएंगी जिनमें वन शॉट रिवीजन अवेलेबल है। तो आप देख रहे हैं 9, 10, 11, 12। तो आप हैं किसमें? क्लास 10th में। आप यहाँ पर वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे, क्लास 10th के वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही 10th की पूरी प्लेलिस्ट सामने आएंगी। आप देखेंगे इसमें सभी सब्जेक्ट अवेलेबल हैं जिसमें वन शॉट रिवीजन आपको कराया जा रहा है। अब इन वन शॉट में आप जो भी आपका एग्जाम होने वाला है, जो भी टेस्ट होने वाला है, आप इसको सेलेक्ट करेंगे जिस भी सब्जेक्ट में। जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके सामने आपको उस सब्जेक्ट में जितने भी चैप्टर्स है सभी सामने होंगे। आपको सिर्फ अपने उस चैप्टर जो आपके एग्जाम में आने वाला है उसे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो देखिए और अपने उस चैप्टर का अच्छे से रिवीजन कीजिए ताकि आपके एग्जाम्स बहुत ही अच्छे से जाएं। लेकिन साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉच। बाय बाय।